आज हम श्रीलंका के इतिहास पर चर्चा करेंगे। श्रीलंका भारत का एक प्रमुख पड़ोसी देश है। आज हम जब श्रीलंका के इतिहास के विषय में बातें करेंगे, उससे पहले मैं एक छोटी घटना आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब हम स्कूल में थे, उस समय अक्सर शिक्षकों द्वारा हमें ज्योग्राफी के क्लास में या इतिहास के क्लास में भारत का मानचित्र बनाने को कहा जाता, और अक्सर हम दक्षिण भारत के मानचित्र के नीचे एक छोटा सा नारियल के आकार का एक देश का निर्माण करते, एक आकृति उकेरते और समझते कि यह छोटा सा भाग भी हमारे देश का ही भाग है। परंतु अक्सर हम गलत होते, क्योंकि यह भारत नहीं बल्कि भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है। चलिए, ये छोटी घटना यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अपने मूल विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे श्रीलंका के इतिहास पर। श्रीलंका का इतिहास क्या था? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में भारत से ही लगा हुआ एक द्वीप है जिसका नाम श्रीलंका है। हमारे भारत देश से इसकी दूरी 32 किलोमीटर है। इस देश की दूरी हमारे भारत देश से 32 किलोमीटर की दूरी पर है। 1972 तक इसका नाम सीलोन था। सीलोन इस देश का नाम सीलोन था, जिसे बदलकर लंका तथा 1978 में इसके आगे सम्मान सूचक शब्द श्री जोड़कर श्रीलंका कर दिया गया। श्रीलंका का भारत से प्राचीन काल से ही अटूट संबंध रहा है। तो आइए हम चलते हैं श्रीलंका के संबंध में जो भी जानकारियां हैं उसे हम आपस में साझा करते हैं। जो इतिहासकार हैं उनकी ये धारणा है कि श्रीलंका के आदिम निवासी और दक्षिण भारत के आदिम मानव एक ही थे, लेकिन जो ताज़ा जांच पड़ताल हुई है, जो खुदाई हुई है, उसके द्वारा श्रीलंका के बारे में ये अब कहा जाने लगा है कि श्रीलंका के जो शुरुआती मानव थे उनका संबंध उत्तर भारत के लोगों से था, और जो विश्लेषण हुए हैं उनसे यह पता चलता है कि सिंहली भाषा गुजराती और सिंधी से जुड़ी है। प्राचीन काल से ही श्रीलंका पर सिंहला वंश का शासन रहा है। समय समय पर दक्षिण भारतीय राजवंशों का भी आक्रमण इस पर होता रहा है। 3री सदी ईसा पूर्व में मौर्य सम्राट अशोक के विषय में हम लोग सबको जानते हैं। चक्रवर्ती सम्राट थे भारत के। मौर्य साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट अशोक, उनके पुत्र महेंद्र के यहाँ आने पर बौद्ध धर्म का यहाँ पर आगमन हुआ। इब्न बतूता जो एक विदेशी यात्री थे जिन्होंने भारत की भी यात्रा की थी और भारत में कई दिनों तक रहे थे, उन्होंने 14वीं सदी में इस द्वीप का भ्रमण भी किया था। अब हम बात करेंगे श्रीलंका का प्रागैतिहासिक काल। उस काल में उसका इतिहास क्या था? इस द्वीप पर बाल गोंडा लोगों का निवास आज से लगभग 34,000 वर्ष पूर्व से था। उन्हें मेसोलिथिक शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है।
प्राचीन मिस्र में ईसा पूर्व 1500 ईस्वी के आसपास दालचीनी उपलब्ध थी, जिसका मूल श्रीलंका समझा जाता है, यानी कि वहाँ से इसे लाया गया ऐसा समझा जाता है। अर्थात उस समय से इन दो देशों के बीच व्यापारिक संबंध रहे होंगे। अंग्रेजी यात्री और जो राजनयिक थे, जिनका नाम था सर जेम्स इमर्सन टेनेंट, उन्होंने श्रीलंका के शहर गाले की पहचान हिब्रू बाइबल में जो स्थान है टर्सिस, उस स्थान से इसे जोड़ा है। भारतीय पौराणिक काव्यों में इस स्थान का वर्णन लंका के रूप में किया गया है। रामायण, जिसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से माना गया है, 4वीं से 2री शताब्दी के बीच इसकी रचना माना गया है, उसमें इस स्थान को राक्षस राज या रावण का निवास स्थान बताया गया है। बौद्ध ग्रंथ दीपवंश और महावंश में दिए गए विवरण के अनुसार इस द्वीप पर भारतीय आर्यों के आगमन से पूर्व यक्ष तथा नागों का वास था, ऐसा कहा गया है। अब हम देखेंगे प्राचीन काल, श्रीलंका का प्राचीन काल। पाली, सामयिक, दीपवंश, महावंश और चालुक्य वंश, कई प्रस्तर लेख तथा भारतीय और बर्मा के सामयिक लेख 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के श्रीलंका की जानकारी देते हैं। महावंश, जो एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, 5वीं सदी में लिखा गया था, जिसकी रचना नागसेन ने की थी। यह भारतीय तथा श्रीलंकाई शासनों का विवरण देता है। इससे ही सम्राट अशोक के जीवन काल का सही पता चलता है, जिसमें लिखा है कि अशोक का जन्म बौद्ध यानी गौतम बुद्ध के 218 साल बाद हुआ था। इसके अनुसार राजा विजय के 700 अनुयायी इस द्वीप पर कलिंग से आए। इस द्वीप पर विजय ने अपने कदम रखे, जिसमें उसने इसे ताम्रपनी का नाम दिया। यही नाम टोलेमी के नक्शे में भी अंकित हुआ। विजय एक राजकुमार था, जिसका जन्म कथाओं के अनुसार एक राजकुमारी और सिंह के संयोग से हुआ था। उसके वंशज ही सिंहली कहलाए। हालांकि वंशानुगत वैज्ञानिक जो अनुसंधान हुए हैं, उनसे पता चलता है कि यहाँ के लोग मिश्रित जाति के लोग हैं और इनका भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों से संबंध अब भी विवाद का विषय है। उत्तर भारत के लोगों के आगमन से और दक्षिण भारतीय साम्राज्य की शक्ति बढ़ने से द्वीप पर दक्षिण भारतीय आक्रमण भी शुरू हुए। सेना और गुटक्का दो प्राचीन तमिल शासक थे, जिन्होंने 2री सदी ईसा पूर्व के आसपास शासन किया। इनके अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, पर महावंश में इनका अप्रत्यक्ष जिक्र किया गया है। इसी प्रकार प्राचीन भारत के महाजनपद कंपोजों से भी इसका संबंध लगाया जाता है। यवन को ही ग्रीक कहा गया है, जो कि उत्तर पश्चिम भारत में कंपोजों के पड़ोसी थे, से भी इनका व्यापारिक संबंध था और उनके व्यापारिक उपनिवेश भी इन क्षेत्रों में थे। अब हम श्रीलंका के मध्यकाल की ओर बढ़ेंगे। देवन मपिया टिस्सा, जिनका समय ईसा पूर्व 250 ईस्वी से 210 ईसा पूर्व माना जाता है, उनका संबंध राजा अशोक से था, जिसके कारण उस दौरान श्रीलंका में बौद्ध धर्म का आगमन और प्रसार हुआ। अशोक के पुत्र महेंद्र संघमित्र के साथ बौद्ध वृक्ष अपने साथ जम्बू कोला लाया।
यह समय थेरावाद, बौद्ध धर्म तथा श्रीलंका दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध चोल राजा एलारा ने 217 ईसा पूर्व से 161 ईस्वी तक राज्य किया। कवन टिस्सा के पुत्र दुत्तु गेमुनु ने उसे ईसा पूर्व 161 ईस्वी में दंत कथाओं के अनुसार 15 वर्ष के संघर्ष के बाद हरा दिया। इसके बाद 5 तमिल सरदारों ने यहाँ राज्य किया, जिसके बाद तमिल शासन का तत्काल अंत हो गया। इसी समय बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। महासेन ने थेरावाद का दमन किया और महायान बौद्ध धर्म प्रधान होता गया। पांडु इस द्वीप का पहला पांड्य शासक था। उसके वंश के आखिरी शासक को मनवम्मा ने पल्लवों की मदद से हरा दिया। अगले 3 सदियों तक पल्लवों के अधीन रहने के बाद दक्षिण भारत में पांड्यों का फिर से उदय हुआ। अनुराधपुरा पर पांड्यों का आक्रमण हुआ और इसे लूट लिया गया। हालांकि इसी समय सिंहलियों ने पांड्यों पर आक्रमण किया और उन्होंने पांड्यों की नगर मदुरै को लूट लिया। 10वीं सदी में चोलों का उदय हुआ और राजेंद्र चोल प्रथम ने सबको दक्षिण पूर्व की ओर खदेड़ दिया। 1077 ईस्वी में विजय बाहु ने वापस पूरे द्वीप पर अधिकार कर लिया। 13वीं सदी के आरंभ में कलिंग के राजा माघ ने तमिल तथा केरलाई लड़कों के साथ इस द्वीप पर आक्रमण कर दिया और उसके परवर्ती शासकों के काल में राजधानी अनुराधपुरा से दक्षिण की तरफ खिसकती गई। साथ ही जाफना का उदय एक प्रांतीय शक्ति के रूप में हुआ। पराक्रम बाहु छठा एक पराक्रमी शासक था जिसने संपूर्ण श्रीलंका को अपने अधिकार में कर लिया। वो कला का भी बड़ा प्रशंसक था और उसने कई कवियों को प्रोत्साहन दिया। उसके शासनकाल में राजधानी कोट्टे कर दी गई, जो जयवर्धनापुरा के नाम से आज भी श्रीलंका की प्रशासनिक राजधानी है। अब हम देखेंगे श्रीलंका पर जब यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन हुआ तब वहाँ क्या प्रभाव पड़ा। इन यूरोपीय लोगों का, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का क्या प्रभाव पड़ा। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों ने श्रीलंका में कदम रखा और श्रीलंका व्यापार का केंद्र बनता गया। इस देश में चाय, रबड़, चीनी, कॉफ़ी, दालचीनी सहित अन्य मसालों का यह देश निर्यातक बन गया। पहले पुर्तगाल ने कोलंबो के पास अपना दुर्ग बनाया। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपना प्रभुत्व आसपास के इलाकों में बना लिया। श्रीलंका के निवासियों में उनके प्रति घृणा घर कर गई। उन्होंने डच लोगों से मदद की अपील की। 1630 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों पर हमला बोला और उन्हें मार गिराया, पर उन्होंने आम लोगों पर भी जोरदार कर लगाए। 1660 में एक अंग्रेज का जहाज गलती से इस द्वीप पर आ गया। उसे कैंडी के राजा ने कैद कर लिया। 19 साल तक कारागार में रहने के बाद वह यहाँ से भाग निकला और उसने अनुभवों पर आधारित एक पुस्तक लिखी, जिसके बाद अंग्रेजों का ध्यान भी इस पर गया। नीदरलैंड पर फ्रांस के अधिकार होने के बाद अंग्रेजों को यह डर लगा कि श्रीलंका के डच इलाकों पर फ्रांसीसी अधिकार हो जाएगा, इसलिए उन्होंने डच इलाकों पर अधिकार करना आरंभ कर दिया। 1800 ईस्वी के आते आते तटीय इलाकों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और 1818 तक अंतिम राज्य कैंडी के राजा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह संपूर्ण श्रीलंका पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1930 के दशक में श्रीलंका में स्वाधीनता का आंदोलन तेज हुआ
और जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद 4 फरवरी 1948 को देश को यूनाइटेड किंगडम से पूर्णतः स्वतंत्रता मिल गई। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रीलंका का जो इतिहास रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। अब हम श्रीलंका के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित भी कुछ बातें देखेंगे। श्रीलंका का स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटेन से आज़ाद होने के लिए हुआ था। यह शांतिपूर्ण राजनीतिक आंदोलन था। यह आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभिक दिनों में शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्ग ने किया और अंततः 4 फरवरी 1948 को डोमिनियन स्टेट के रूप में श्रीलंका को स्वतंत्रता मिल गई। अगले 24 वर्षों तक श्रीलंका डोमिनियन स्टेट बना रहा और 22 मई 1972 को श्रीलंका एक गणतांत्रिक देश बना। तो ये कुछ प्रमुख बातें जो थी वो श्रीलंका के संबंध में थी, जिसकी चर्चा हमने अभी इसके पहले की। श्रीलंका के संबंध में बहुत सारी किंवदंतियाँ, कहानियाँ हमारे भारत देश के साथ भी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में हम अक्सर सुनते पढ़ते रहते हैं। भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक का संबंध भी श्रीलंका के साथ था। उसने अपने पुत्र को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए वहाँ भेजा था, जिसके बारे में हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर चुके थे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इनके द्वारा श्रीलंका के राजा देवनामप्रिय तिस्सा ने बौद्ध धर्म अपनाया और वहाँ महाविहार नामक बौद्ध मठ की स्थापना की। तो इस प्रकार से वहाँ श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन जब अंग्रेज वहाँ आए तो वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी उसका ताना बाना में बहुत सारी गड़बड़ियाँ होनी शुरू हुई और अंग्रेजी शासनकाल में वहाँ भी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत तमिल और सिंहलियों के बीच सांप्रदायिक एकता को बिगाड़ा गया। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद श्रीलंका को स्वतंत्रता मिली और श्रीलंका एक स्वतंत्र देश बना और आगे चलकर वह एक गणतांत्रिक राष्ट्र भी बना। तो इस प्रकार श्रीलंका का इतिहास भी, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, बहुत महत्वपूर्ण है। एशिया के जो देश हैं उनमें श्रीलंका का महत्व भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। भारत का एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिससे भारत की बहुत सारे संबंध हैं। बहुत सारी घटनाएं भी श्रीलंका के साथ भारत के रिश्तों और भारत के संबंधों पर घटी हैं, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज हम श्रीलंका के इतिहास पर यहीं तक चर्चा करते हैं। थैंक यू।